नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी के जो अभी पेपर्स हुए हैं, जिसमें स्पेशली जो है हमारा अभी बात करें तो इलेक्ट्रिकल का जो पेपर हुआ है, जिसका कोड BW101 है, उस पेपर में जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल के अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो सेक्शन ए में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है बड़ा, हम लोग मेनली जो है 7 नंबर वाले जो है उस क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आप सेक्शन बी में देखोगे ना, तो सेक्शन बी में ये जो पहला क्वेश्चन है 2 का ए ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो एक न्यूमेरिकल पूछा गया नोडल एनालिसिस का। ऐसे ही आगे अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पूछा गया था एक न्यूमेरिकल मैश एनालिसिस का, और उसके बाद जो है इसी का जो क्वेश्चन बी है वो भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है आपका नोडल एनालिसिस का। अब उसके बाद जो है ये हो गया 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था, जो कि ट्रांसफार्मर का है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सेकंड पार्ट है, ये आपका डीसी मशीन का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो ये कुल मिला के जो है 5 न्यूमेरिकल जो है वो थे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो मेनली ये पांचों जो न्यूमेरिकल हैं इन्हीं को ही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, जो ये वाला क्वेश्चन है आपका नोडल एनालिसिस का, डिटरमाइन करंट बाय नोडल मेथड थ्रू 2 ओम रजिस्टर्स फॉर द नेटवर्क शोन बिलो, और एक डायग्राम दिया गया था। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि आप एक बार एटलीस्ट आपके पेपर ख़त्म हो गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो है आप घर पर अगर होंगे, अगर आपकी छुट्टियां वेकेशन मिला है तो, या अगर संस्थान में भी हैं तो आप एटलीस्ट देख सकते हैं कि हाँ आपका क्वेश्चन जो है वो सही है, गलत है, या कोई गलती तो नहीं हुई है आपकी। ये आप चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, नए पेज पे ले चलता हूँ। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे अलग से डायग्राम वगैरह बना लिया है साफ सुथरा। अब हम लोग जो है यहाँ पे नोडल मेथड की मदद से जो है 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो देखिए ये 2 ओम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या निकालना है? करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और मेथड क्या इस्तेमाल करना है आपको? नोडल मेथड इस्तेमाल में लाना है। तो नोडल मेथड क्या कहता है? सबसे पहला काम हमारा होता है नोड आइडेंटिफाई करना। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो ये पहले ही VA/VB दिया हुआ था, तो इसलिए जो है हम VA/VB जो है तो हम इसको यहाँ को एक नोड मानना ही है, क्योंकि एक नोड है जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, उसको हम नोडल एनालिसिस में बोलते ही हैं। तो ये हम मान ले रहे हैं कि ये जो है हमारा वो क्या है? नोड A है, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा जो है वो आपका क्या है? नोड B है, जिसका वोल्टेज जो है वो VA और VB ऑलरेडी मेंशन था, तो इसलिए मैंने इसको A और B मान लिया है, क्योंकि यहाँ VA और VB पहले से ही दिया हुआ था। इतना कर लेने के बाद जो होता है, एक नीचे वाला ये वाला पॉइंट है, इसको भी एक नोड मानना ही पड़ेगा, क्योंकि है ये नोड, इसको हम मान लेते हैं C। और क्या किया जाता है, जिसको भी हम इधर नीचे की तरफ होता है उसमें किसी एक को रेफरेंस मानना ही होता है, तो हम इसको रेफरेंस मान लेंगे। और ये रेफरेंस हो गया तो इसका वोल्टेज क्या होता है? 0 वोल्ट। और क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बना के भी दिया था कि ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये और अच्छी बात है। अब हम जो है हर ब्रांच में करंट एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये करंट कितना है? I1 है, ये करंट आपकी I2 है, यहाँ पर जो करंट है वो आपकी क्या है? I3 है, यहाँ जो करंट है वो क्या है? आपका I4 है, और यहाँ जो करंट है वो कितनी है? आपकी I5 है। तो ऐसे ही रैंडमली हमने जो है करंट एज्यूम कर लिया है। अब हम लोग एक एक करके सभी नोड पर KCL अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने लिख लिया अप्लाई KCL एट नोड A, और A नोड पर KCL का मतलब यहाँ पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा इक्वेशन हमको? इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितनी है? वो है आपका I1। तो I1 बराबर आउटगोइंग क्या है? I2 और I3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे I2 प्लस I3। तो ये लिख लिया। अब इनके वैल्यूज जो है, जो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जो वैल्यूज दी गई है न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसके टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या होगी? तो I1 यहाँ की करंट है, तो हम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है I1 वहाँ की वैल्यू लेते हैं पहले वोल्टेज की। तो क्या होगा आपका? यहाँ से स्टार्ट किया तो 0 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +20,
फिर एंड कहाँ पे हो रहा है, ए पर, तो ए का वोल्टेज है VA, दैट इज माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ लिख दिया 1 बराबर I2 कहाँ शुरू हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो लिखेंगे VA माइनस वोल्टेज यहाँ का C का कितना है, वो है 0, तो लिख दिया 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो VA माइनस कहाँ पर एंड हो रहा है, बी पर, तो दैट इज VB माइनस का अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 0.5। तो इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं। अब हम या तो चाहे एलसीएम लें या इसको 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस VA इज इक्वल टू VA प्लस 2VA माइनस 2VB। तो इस तरीके से लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको देखना होगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए तो VA प्लस 2VA, तो 3VA और ये VA इधर जाएगा तो हो जाएगा 4, तो आप लिखेंगे 4VA माइनस 2VB इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम लोग जो है बी नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो बी नोड पर केसीएल अप्लाई करना है तो हमने लिख लिया अप्लाई केसीएल एट नोड बी, और बी पे जब आप केसीएल अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए तो इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग कितनी है, I3 इनकमिंग है और I5 भी इनकमिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I3 प्लस I5 बराबर आउटगोइंग में क्या है आपकी I4 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे I4। इतना कर लिया। अब ये वैल्यूज हमको लिखते जाना है। तो देखिए मैं इसी को आगे ऐसे एक्सटेंड करके लिखता हूं नेक्स्ट लाइन पे, ताकि ये दिखे भी सही से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहां से I3 स्टार्ट हो रहा है, तो VA से, तो आप यहाँ पे लिखोगे VA माइनस VB अपॉन 0.5 प्लस I5 कहां से स्टार्ट हो रहा है, C से, तो आप लिखेंगे 0 प्लस माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस 20, फिर यहाँ पे B का वोल्टेज कितना है माइनस का VB अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1 इज इक्वल टू VB कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B से, यानी कि VB माइनस C का वोल्टेज कितना है 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 ना, I4 की वैल्यू। तो ये आ गया। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करना है तो फिर से ये 0.5 है तो 1/2 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2VA माइनस 2VB प्लस 20 माइनस VB इज इक्वल टू VB/2। तो अब हम चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4VA माइनस 4VB प्लस 40 माइनस 2VB इज इक्वल टू VB ना, ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद देखिए तो हमें क्या मिलेगा, देखिए VA का इस इक्वेशन में एक ही टर्म है, वो है 4, तो आप लिखेंगे 4VA। VB का टर्म देखिए तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, माइनस का तो 6 हो गया, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस का 7VB बराबर, अब ये 40 इधर है तो प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो आप लिखेंगे -40। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन हमको मिल गई। अब इसके अलावा कोई और नोड तो है नहीं, रेफरेंस पे तो हमको कुछ करना नहीं होता है, रेफरेंस का वोल्टेज पहले से ही पता है हमें। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो हमें VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी। ऑन सॉल्विंग जो VA की वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी VA बराबर 11 वोल्ट, और VB की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको 12 वोल्ट। तो VA और VB दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब हमको मेनली क्वेश्चन में जो कहा गया था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 2 ओम के अक्रॉस जो है करंट हमको फाइंड करना है।
तो 2 ओम में करंट हम लोगों ने कौन सी मानी है, देखिए I4 माना था, यानी कि I4 की वैल्यू हमको चाहिए। और I4 आप देखिए तो यहाँ पर हम लोगों ने ये I4 लिखा भी था। I4 की वैल्यू कितनी है, VB/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, और वो करंट हम लोगों ने मानी थी I4, और I4 की वैल्यू है VB/2। तो आपको मिल जाएगा VB की वैल्यू है 12/2 करेंगे आप तो 6 एम्पियर। तो ये 6 एम्पियर आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमको ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए था। तो देखिए ये मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जो कि मेश एनालिसिस या मेश करंट मेथड से पूछा गया था, और ये डायग्राम मैंने बना लिया है। क्वेश्चन में देखिए कहा गया था, डिटरमाइन द करंट्स इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द सर्किट एज शोन बिलो फिगर। ये फिगर दिया हुआ है यूजिंग मेश करंट मेथड, यानी कि मेश एनालिसिस कह सकते हैं या लूप एनालिसिस से आपको पूछा गया था। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, कोई ब्रांच करंट या लूप करंट दी तो है नहीं, तो आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है I1 यहाँ पे, और यहाँ पर आपका I2, और यहाँ पर आपका जो है वो I3। तो इतना एज्यूम कर लिया। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब इस लूप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे आएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और इसमें यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरीके से हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी करंट कहाँ पे फ्लो हो रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बहुत हल्की सी बना देता हूँ, जिससे कि आपको ये भी क्लियर रहे। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये इसलिए ताकि आगे जाके हमको जो है ना करंट की वैल्यूज अलग अलग ब्रांचेस में निकालनी ही है। तो ये अगर रहेगा तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब सा दिखने लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप बिना फॉरवर्ड किए देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा सब कुछ, और समझ में आएगा कि हम लोगों ने ये डॉटेड लाइन्स क्यों बनाई हैं। ये डॉटेड लाइन सिर्फ ये है, ये बताने के लिए कि करंट किस ब्रांच में कितनी जो है वो फ्लो हो रही है। जैसे अगर इस 30 ओम की बात करें तो I1 भी कर रहा है, I3 भी कर रहा है। यहाँ पर 40 की बात करें तो यहाँ पे आपका I3 भी कर रहा है, I2 भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमें बड़े आसानी से पता चल जाता है। अब हम लोग एक एक करके सभी लूप में KVL अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन में हमको मेनली करना है। तो हम लिख लेंगे पहले अप्लाई KVL इन लूप 1, और अब हम जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ 30 से अब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने तो मिलेगा मुझे माइनस का 30, क्योंकि हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस की तरफ। और करंट I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर से माइनस का 50, और यहाँ पर देखिएगा तो I1 है और यहाँ पे I2 है, तो क्या लिखेंगे I1 माइनस I2। फिर इधर प्लस से माइनस तो माइनस 20, फिर इधर आएंगे तो प्लस माइनस से प्लस तो क्या लिखेंगे प्लस 100। फिर इधर देखें तो प्लस से माइनस तो माइनस 60, और करंट कितना है I1 बराबर 0। तो ये एक लंबा चौड़ा जो है थोड़ा इक्वेशन दिख रहा है। अब इसको आप अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब है कि आप इसके I1, I2, I3 के टर्म्स जो है अलग करेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखें यहाँ पे माइनस का 30 I1 है, यहाँ पे 50 है तो 80 हो गया, और 80 और 6 तो 8 6 14 ना 140 हो गया। तो कितना हो जाएगा माइनस का 140 I1। फिर I2 की बात करें तो यहीं एक I2 है, ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिखेंगे हम 50 का I2। फिर I3 की बात करें तो सिर्फ एक ही I3 है, वो यहाँ पर है, वो भी यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस आ जाएगा 30 I3 बराबर इक्वल टू हो गया। अब कांस्टेंट जो भी है उसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए माइनस 20 है और यहाँ प्लस 80 है, तो प्लस 100 है, तो कितना आएगा प्लस 80 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस 80, तो ये लिख देंगे माइनस 80, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4।
अब हम सेकंड लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे इस लूप में, और यहाँ पे हमने लिख लिया अप्लाई केवीएल इन लूप 2। और जब सेकंड लूप में केवीएल आप अप्लाई करोगे तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट से, तो देखिए क्या हो जाएगा। फिर से आपको मिलेगा प्लस से माइनस, तो -40 और करंट कितना होगा I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, क्योंकि हम सेकंड लूप में है। फिर प्लस से माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और करंट कितना है I2, इसमें सिर्फ I2 है। फिर यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा +50, फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो +20, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -50 लिखेंगे, और I2 माइनस I1, क्योंकि यहाँ पे हम सेकंड लूप में हैं तो लिखेंगे 50 I2 माइनस I1 बराबर 0। तो ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है। अब इसको फिर से अरेंज करना है जैसे हम लोगों ने ये ऊपर वाली इक्वेशन को किया था। तो अभी देखिए क्या आ जाएगा, I1 का टर्म ढूंढिए। हाँ, तो यहाँ है I1, एक ही बार है, और वो भी यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिख लेंगे 50 का I1। I2 ढूंढिए, तो यहाँ पे है 40 माइनस का 10, यहाँ पे 50 हो गया, और यहाँ पे 50 और आ गया, तो 50 50 कितना हो गया 100 हो गया, तो आप लिखेंगे माइनस का 100 I2। फिर I3 का टर्म ढूंढिए, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 40 आ गया, और कहीं I3 है ही नहीं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +40 I3 बराबर, अब कांस्टेंट ढूंढिए, तो कांस्टेंट कितना है 50 यहाँ है, 20 यहाँ है, 70, तो इधर 70 है, कांस्टेंट इक्वल के उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -70। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग जो है थर्ड लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा, तो देखिए हमने लिख लिया अप्लाई केवीएल इन लूप 3, और लूप 3 में ये वाला लूप है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 और करंट है I3, तो I3 लिख लिया। फिर यहाँ पे प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस का 40, और करंट कितना होगा I3 माइनस I2, क्योंकि ये सेकंड लूप से में भी इन्वॉल्व है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे I3 माइनस I2। फिर यहाँ आएंगे तो फिर से प्लस से माइनस, तो लिखेंगे माइनस और 30, और करंट कितना होगा I3 माइनस I1, I3 माइनस I1 बराबर 0। तो ये हमको मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से जैसे ऊपर इक्वेशंस को अरेंज किया तो वैसे ही अरेंज करेंगे, और अरेंज करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा। I1 का टर्म ढूंढिए, तो हाँ यहाँ है I1, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस का 30 I1। फिर I2 को देखिए, तो यहाँ पे माइनस I2 है और ये माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक ही I2 का टर्म है, तो यानी कि प्लस 40 I2। और I3 देखिए, तो 20 यहाँ है, 40 यहाँ है, तो 40 20 60, और 60 और 30 90, तो हो जाएगा माइनस बाहर है ऑलरेडी, तो -90 I3 बराबर कांस्टेंट कुछ है नहीं, तो इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारी 3। तो अब इस तरीके से हमको 3 इक्वेशन मिल गई हैं। अब इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे और हमें जो है बड़े आराम से I1 I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमें सॉल्व करने पे I1 की वैल्यू मिल गई है 1.648 एम्पियर, I2 2.121 एम्पियर, और I3 1.492 एम्पियर। और भी आगे तक मिलता है, लेकिन उसमें हम लोगों ने 3 डिजिट दशमलव के बाद ले लिया है। तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, और ये आपको 100% मिल जाएगा। अब हमको मेनली क्वेश्चन में जो कहा गया था कि सभी ब्रांच में करंट निकालना है, तो सभी ब्रांच में निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है हमको अलग अलग करंट जो है वो लिखना पड़ेगा। तो आप देखें तो सभी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सब अलग अलग टर्म के ना, ये देख रहे हैं ना, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 10 है। तो मैं जो है ना, जैसे यहाँ पे करंट आपको यहाँ पे बस बताने के लिए, लेकिन पेपर में आपको ठीक से लिखना होता है ना। आप प्रॉपरली जरूर लिखते हैं कि करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस बराबर कितना, तो I3 ऐसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको यहीं पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम भी दिखता रहे, तो इसके लिए मैं जैसे 20 ओम की करंट है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। मैं ऐसे लिख दूंगा कि 20 ओम में जो करंट है उसको मैं लिख लूँगा कि I20। तो इससे आप थोड़ा समझ जाइएगा, लेकिन पेपर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखिए। तो I20 बराबर कितना है, तो इस ब्रांच में आप देखिए तो करंट कितनी है, वो सिर्फ और सिर्फ I3 है। तो I3 है तो इसका मतलब कितना हो गया, आप लिखेंगे यहाँ पे I3
और I3 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 1.492 एम्पियर। तो इस तरीके से 20 ओम की करंट निकल आई। अब हम यहाँ बात करेंगे 30 ओम की। तो 30 ओम की जब बात करेंगे तो 30 ओम में कौन सी है करंट I30 अगर मैं लिखूं तो I30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो करंट है, I3 भी है और I1 भी है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप देखिए तो I3 जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है और I1 जो है लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है। तो I1 ये है आपने निकाला हुआ है और I3 ये है। तो आप देखिए तो बड़ा कौन है, I1 बड़ा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा I1 माइनस I2 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.648 माइनस 1.492। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको I30 की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी 0.156 एम्पियर। तो ये 30 ओम में निकल आया। अब ऐसे ही हम जो है वो 40 ओम का भी निकालेंगे, I40 ये 40 ओम। तो इसमें देखिए तो I3 और I2 दोनों फ्लो कर रही है। तो अब आपको दोनों अपोजिट भी है तो देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। तो I2 और I3 में देखें तो I2 बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे I2 माइनस I3 और वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू है 2.121 माइनस I3 है 1.492 और इसको हल करेंगे तो मिलेगा 0.629 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको जो है 40 ओम की करंट भी मिल जाएगी। अब इसके बाद जो आता है वो क्या है आपका, मान लीजिए मैं यहाँ 60 ओम का निकाल रहा हूँ। तो 60 ओम में कितनी होगी, I60 लिख रहा हूँ। 60 ओम में जो करंट है वो एक ही करंट है, वो कौन सी है, वो I1 है। तो ये लिखेंगे इज इक्वल टू I1 और I1 की वैल्यू कितनी है 1.648 एम्पियर। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम 50 ओम की। तो 50 ओम में अगर हम बात करें तो 50 ओम में दो करंट है, I1 और I2। तो I50 बराबर कितना हो जाएगा, I50 बराबर I1 और I2 इन दोनों में देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। तो बड़ा कौन है, I2 बड़ा है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे I2 माइनस I1 और I2 माइनस I1 का मतलब हो गया 2.121 माइनस 1.648 इज इक्वल टू, अब इसको हल करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा 0.473 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको जो है I50 भी मिल गया, यानी कि 50 ओम की करंट भी मिल गई। अब लास्ट में बच जाता है सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, वो 10 ओम है। तो 10 ओम में कौन सी करंट है, तो अगर आप देखें तो I10 में जो करंट है यानी कि 10 ओम की जो करंट है वो एक ही है, वो सिर्फ और सिर्फ I2 और I2 की वैल्यू कितनी है आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो ये लिखेंगे I2 और I2 कितना है 2.121 एम्पियर। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और हर ब्रांच की आपको करंट जो है वो पता चल गई है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में मान लीजिए कहा गया होता कि 100 ओम में निकालो तो 100 वोल्ट में, तो 100 वोल्ट का मतलब ये I1 ही हुआ ना। ऐसे ही 50 में सबका आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अब काफ़ी जो है वो ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो 100% आपका क्वेश्चन सही ही होगा, ये मेरा मानना है। और आपने जरूर किया होगा और आपका जरूर सही भी होगा। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग जो है स्विच करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का ही क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था और ये नोडल एनालिसिस से ये क्वेश्चन दिया गया था और ये सब बनाया हुआ था पहले से ही। I1 I2 I3 I4 I5 ये लिखा हुआ था, ABCD सब लिखा हुआ है, EF। तो ये पहले से ही मेंशन्ड है, तो इसलिए जो है हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसा है उसी को मानते हुए हमारा काम भी थोड़ा आसान कर दिया ना। नोड मानते थे वो सब पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हम इसको उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमें क्या करना होता है, पहले नोड आइडेंटिफाई करना होता है। तो नोड यहाँ पे पहले से ही बने हुए हैं, तो हम किसको कंसीडर करेंगे अपने सॉल्यूशन के लिए, हम यहाँ पे बी को करेंगे क्योंकि यहीं पे 2 या 2 से ज़्यादा है, सी को करेंगे और यहाँ पर ई या एफ दोनों एक ही बात है, इसको करेंगे। तो इसको करते हुए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बी को कंसिडर किया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी बी मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, वी सी मान लेंगे और ये हमारा क्या है, एक तरफ से रेफरेंस पॉइंट होगा। या तो इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ बीच में ही लिख देता हूँ रेफरेंस और इसका वोल्टेज कितना होगा 0 वोल्ट होगा। इसके बाद हर ब्रांच में करंट मानी जाती है, तो करंट पहले से ही मेंशन्ड है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप देखोगे तो उसमें करंट पहले से ही मेंशन्ड है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है अगला काम होता है हर नोड पर केसीएल अप्लाई करना रेफरेंस को छोड़ के। तो
रेफरेंस को अगर आप छोड़ दोगे ना तो सिर्फ दो ही नोड बच जाते हैं, वो बी और सी। तो बी और सी दोनों पर हम लोग 1 बाय 1 जो है वो केसीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बी की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड बी, और जैसे ही बी पे आप केसीएल अप्लाई करोगे आपको इक्वेशन तो लिखनी ही है। तो इक्वेशन में क्या है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग कितना है आपका है I1 बराबर आउटगोइंग कितना है I2 और I3, तो I2 प्लस I3। तो इस तरह से लिख लिया। अब इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज के टर्म्स में लिखेंगे I1 को, तो कितना हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है I1, यहीं से गया होगा आगे की तरफ, और इसका वोल्टेज हम लोगों ने ऑलरेडी 0 वोल्ट माना है। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 100, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। फिर आगे जाएंगे तो बी का वोल्टेज कितना माना है हम लोगों ने, VB, तो माइनस VB अपॉन कितना है यहाँ का रेजिस्टेंस। देखिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज आई थिंक मैं जो है लिखना भूल गया हूँ, तो अभी मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है आपका 20 ओम है। आप क्वेश्चन पेपर में अगर आपके पास होगा तो आप जरूर मैच करा लीजिएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये 15 ओम है। मैंने शुरुआत में भी क्वेश्चन पेपर दिखाया था, अभी मैं एक बार कोशिश करूंगा वो भी आपको दिखा दूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 10 ओम था ये वाला, ठीक है। तो मैं देखिए वहाँ पे स्विच कर रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर आपको शुरुआत में दिखाया था। तो देखिए ये वही है, यहाँ पे 20 ओम, 15 ओम, 10 ओम, यही 3 रेजिस्टेंस जो है वो मेंशन नहीं हुआ था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पे फिर से आ गए हैं, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई हम क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 20 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 इज इक्वल टू I2 कितना है, तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लिखेंगे VB कहाँ पे एंड हो रहा है, E पर, और E का वोल्टेज कितना है 0, तो माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस I3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है B से, तो आप लिखेंगे VB माइनस कहाँ पे एंड हो रहा है C पर, तो माइनस VC अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, तो वह है 15। तो इस तरीके से आपका जो है वो आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना है तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए 100 माइनस VB अपॉन 20 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, 30 लिख लिया। अब यहाँ पे करेंगे तो आएगा 3VB प्लस यहाँ पे करोगे तो 2 पर मल्टीप्लाई होगा, तो 2VB माइनस 2VC इतना कर लेंगे, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 और 3 बच जाएगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 300 माइनस 3VB इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3VB यहाँ है और 2VB यहाँ है, तो 3 2 5 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10, तो 10VB माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2VC। तो ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये जो VB है 3 वाला माइनस का, इसको भी इधर ले जाते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग 10 माफ कीजिएगा 13VB, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, VB माइनस 2VC इज इक्वल टू 300, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपको एक इक्वेशन जो है वो मिल गई है। देखिए यहाँ पर एक करेक्शन है, हम लोगों ने 2V मल्टीप्लाई तो किया, मैंने बोला था 4 लेकिन लिखा नहीं है, तो यहाँ पर जो है 2 की जगह पे कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4 ही आएगा। तो इसको आप जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, C नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो हम फिर से वैसे ही जैसे यहाँ लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड C, और यहाँ पे देखेंगे कौन सी करंट आ रही है कौन सी जा रही है। तो आने वाली करंट कौन सी I3 और जाने वाले I4 और I5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I3 बराबर I4 प्लस I5। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो लिख लिया है। अब I3 की वैल्यू क्या है, तो आप देखिए तो साफ साफ पहले से हम लोगों ने लिखा हुआ है, दिख रहा है VB माइनस VC अपॉन 15, VB माइनस VC अपॉन 15 इज इक्वल टू I4 क्या है, C से स्टार्ट हो रहा है, तो लिखेंगे VC माइनस 0 क्यों, क्योंकि F पे खत्म हो रहा है और F का वोल्टेज कितना है 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस I5 कहाँ से शुरू हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है, तो VC, फिर माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस 80 माइनस 0
अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10। तो अब इसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपको लेना है तो क्या होगा, आप देखिए तो VB माइनस VC अपॉन 15, और यहाँ एलसीएम लेने की ऐसा आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों में 10 है, नीचे डिनोमिनेटर तो 10 ही रह जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका VC प्लस VC, तो 2VC प्लस 80 ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपका 5 टाइम्स हो जाएगा 2 और ये 5 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 3। अब हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2VB माइनस 2VC इज इक्वल टू 6VC प्लस 8 3 का 24 हो जाएगा ना, तो 240 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है अब हम लोग अरेंज करेंगे, तो अरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2VB माइनस 8VC बराबर कितना आ जाएगा, इधर बचेगा कितना 240। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको जो है VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी। तो VA और VB की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी हमको, कैलकुलेटर से हमें सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए सॉल्व करने पे VA और VB की वैल्यू जो हमको मिली है वो VA मिला है 15 और VB मिला है 26.25। अब हमको जो क्वेश्चन में कहा गया था कि सभी ब्रांच में करंट निकालना है, तो सभी ब्रांच में करंट का मतलब क्या हुआ कि हमको I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3, I4, I5, ये सारी वैल्यूज हमको निकालनी है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। वैसे भी सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस वैल्यूज पुट करना है। तो देखिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। तो I1 क्या होगा, I1 जो होगा, अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है I1 कितना है 100 माइनस VB अपॉन 20 बराबर वैल्यू पुट कर दो 100 माइनस 15/20। तो ये सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 4.25 एम्पियर। तो ये बड़ा आसानी से मिल गया। ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या होगी, तो I2 देख लीजिए, I2 बराबर ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है VB/10, तो ये हो गया कितना VB अपॉन 10, और VB की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने देखिए जल्दीबाजी में VB लिख दिया ना, इसको हमेशा हम लोग ऐसे मानते हैं ना A और B, तो ये गड़बड़ हो रही है। क्या है आपका, ये है VB और ये है VC ना, ये VB और ये VC, मतलब इक्वेशंस में पहला वाला टर्म VB है ना और ये VC है, तो इसका ध्यान रखना है। मैंने ध्यान दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो इसको जरूर करेक्ट करिए। ये VB है 15 और VC है इतना, तो VB की वैल्यू कितनी है 15, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15/10 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो ये आपको मिल गया। अब आती है बात आगे I3 की, तो I3 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो I3 जो होगा इक्वेशन के अनुसार देखोगे तो VB माइनस VC अपॉन 15, तो VB माइनस VC अपॉन 15। तो VB की वैल्यू कितनी है रख दीजिए, VB है आपका 15 माइनस VC की वैल्यू है माइनस 26.25 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2.75 एम्पियर। तो इस तरीके से I3 हमको मिल गया। अब हमको I4 और I5 निकालना है। तो I4 की वैल्यू देखिए क्या होगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। I4 जो है VC/10 है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ I4 जो है वो क्या है VC अपॉन 10, और VC की वैल्यू है माइनस 26.25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू हमें मिल जाए माइनस का 2.625 एम्पियर। तो ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट और करंट हमारी जो बच जाती है वो I5 है। तो I5 भी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये VC प्लस 80 अपॉन 10 ये लिखा हुआ है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा I5 बराबर VC प्लस 80 अपॉन 10। तो VC कितना है माइनस का 26.25 प्लस 80 अपॉन 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5.375 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको सभी ब्रांचेस में जो करंट है उसकी वैल्यू
मिल जाएगी। तो ध्यान रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक हैं, आप बड़े आराम से करोगे, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे पहले से मेंशन था वही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, चाहे वो करंट की वैल्यू हो, चाहे वो नोड के जो नाम दिए गए हैं ABCD, वो जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, जो कि ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 100 kVA ना, आपको जो दिया है वो लिखते चलेंगे, 100 kVA यानी कि अपरेंट पावर दी गई है, तो ये लिख लिया। और आयरन लॉस दिया हुआ है, तो आयरन लॉस की वैल्यू हमने PI लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 600 वाट दिया हुआ है। एंड अ कॉपर लॉस ऑफ 1.5 किलोवाट एट फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड पर जो है हमको आयरन लॉस की वैल्यू दी गई है। तो PCU इज इक्वल टू 1.5 किलोवाट, इसी को हम वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1500 वाट ना, किलो को वाट में चेंज किया है। अब आगे कह रहे हैं कि हमको दो केस में एफिशिएंसी निकालनी है। फर्स्ट केस में फुल लोड पर एफिशिएंसी, लेकिन उसमें पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए। तो देखिए मैं फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, एफिशिएंसी एट फुल लोड ना, यानी कि 100% लोड पर। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो उसको हमेशा इस तरीके से नीटा मैक्स लिखा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है और ये दोनों एक ही है, ये नहीं कभी भी कंफ्यूज होना, इसका बात जरूर आप जरूर इसको ध्यान रखें। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर से, तो ये इज इक्वल टू 100% लोड का मतलब जो यहाँ पे KVA दिया है वो फुल होना चाहिए, तो आपने फुल ले लिया। किलो में है तो उसको VA में चेंज कर लीजिए, 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर ऑलरेडी देखिए इस पे दिया हुआ 0.8, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस आयरन लॉस यानी कि दिया हुआ है 600 प्लस कॉपर लॉस 1500। अब आप सोचेंगे कि कोई सोच सकता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, मैं यहाँ पे आपको फिर से अलग से लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला होता है V2I2 cos phi2 डिवाइडेड बाई V2I2 cos phi2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो यही फॉर्मूला है, वही यूज किया जा रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो बस अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर्स में वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर आपके सामने दिख जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो मिल रही है वो 0.9742, यानी कि अगर परसेंटेज में लिखोगे तो 97.42% ऐसे आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट था। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, सेकंड वाला भी करना है, लेकिन सेकंड वाले पे देखिए तो हाफ लोड और पावर फैक्टर कितना हो गया, यूनिटी हो गया, यानी कि 1 हो गया है। तो हाफ लोड का मतलब 50%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50%। तो फुल लोड कितना था, 100 था, तो हाफ लोड करना है तो उसको 0.5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। लेकिन है तो किलो में, तो इसको VA में चेंज करेंगे तो 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर V2I2 हो गया, cos phi2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यूनिटी पावर फैक्टर, तो 1 डिवाइडेड बाई, अगेन यही सारी वैल्यूज लिख दी जाती हैं, V2I2 cos phi2 क्योंकि यहाँ नीचे भी है, तो आ जाएगा 100 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस आयरन लॉस। तो आयरन लॉस कभी भी चेंज नहीं होता, लोड चाहे कुछ भी हो, तो 600 है तो 600 ही रहेगा, प्लस कॉपर लॉस जरूर चेंज होता है। तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है, जो फुल लोड है वो लिखा जाता है, इंटू हमेशा 0.5 यानी कि जो लोड दिया है उसके स्क्वायर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए बस अब कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करना है, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये आंसर आएगा 0.9808, और इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो 98.08%। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 लाइन में आपको आंसर जो है वो मिल गया, और आशा करते हैं आपने जरूर किया होगा।
अगर आपने मुझे वीडियोस देखे होंगे पहले, तो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं जो है ट्रांसफार्मर में इस तरीके के कराए थे। तो आशा करते हैं ज़रूर आपका जो है पेपर अच्छा भी हुआ होगा और ये आपका क्वेश्चन जो है 100% सही हुआ होगा। अब आगे एक लास्ट क्वेश्चन और बच जाता है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर हम लोग अब स्विच करते हैं। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, जो कि डीसी मशीन से था। और इस क्वेश्चन में जरूर एक करेक्शन आप लोगों को मिला होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है 6 पोल ना, तो पी की वैल्यू तो आपका कितना हो गई है 6, लेकिन 2 क्रिक वेव कुछ ऐसे करके वर्ड यूज किया, तो ये एक्चुअली में जो ना वेव कनेक्टेड लिखने की कोशिश है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो वेव कनेक्टेड आर्मेचर है, तो वेव कनेक्टेड आर्मेचर का मतलब उसके जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 हो जाते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि डीसी मशीन हैज़ 300 कंडक्टर्स, तो 300 कंडक्टर्स का मतलब जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 300। फिर रन्स एट 1000 आरपीएम, तो स्पीड को हमेशा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया 1000 आरपीएम। अब कह रहा है ईएमएफ जनरेटेड ऑन द ओपन सर्किट इज 400 वोल्ट, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ ईजी की जो वैल्यू दी गई है वो 400 वोल्ट दी गई है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लक्स पर पोल कितना होगा, तो वो 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला तो ये पढ़ा ही है, EG इज इक्वल टू P5 ZN अपॉन 60A। तो यहीं से अगर आप जो है फाई कैलकुलेट करोगे तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 EG इंटू A अपॉन PZA, ये आ जाएगा वैल्यू PZN, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा N, PZN ना, PZN, फाई तो हम इधर ले ही गए हैं ना, ये डिवाइड होगा नीचे आएगा। तो अब इसको आप वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यूज आपको बस पुट करना है, कितना हो जाएगा 60 इंटू EG कितना दिया हुआ है 400 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई P कितना है 6 इंटू Z है 300 और N कितना है वो है 1000। तो इस तरीके से जो है आपको फाई की वैल्यू मिलेगी। तो फाई इसको जब आप न्यूमेरिकल में बस वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करेंगे आपको तुरंत मिल गया होगा। और इसकी जो वैल्यू हमको मिलकर आ रही है वो आ रही है 0.026 वेबर ना, और ये पर पोल है तो ऑब्वियस बात है पर पोल, यही पूछा गया था। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। और आप देख रहे हो मुश्किल से 2 लाइन का, और ये क्वेश्चन भी 7 नंबर में पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि आपने किया भी होगा जरूर इसको और आपका सही भी होगा। तो यही आपके जो है 5 क्वेश्चंस थे और आप इसको जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली जो है आपको अच्छे मार्क्स और फुल मार्क्स मिलेंगे। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका सही है गलत है क्या है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, तो मेरी कोशिश रहेगी आपकी जो है प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करूँ। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।